फिल्म की शुरुआत इटली के ट्राइस्टे शहर में होती है, जहां माइकेला सिलेंसी नाम का एक लड़का साइकिल से स्कूल जा रहा होता है। उसके पास एक पुराना 50 यूरो का नोट है, जिससे वह एक पार्टी के लिए पोशाक खरीदने की योजना बना रहा है। स्कूल में वह अपनी लंबे समय से पसंद की हुई लड़की स्टेला के पीछे बैठता है। कक्षा के बीच में उसकी माँ जियोवाना, जो एक पुलिस अधिकारी है, कक्षा में आती है। वह एक छात्र के लापता होने के बारे में पूछताछ करती है और छात्रों से कहती है कि अगर उन्हें कोई जानकारी मिले तो वे पुलिस को बताएं। जैसे ही वह जाती है, माइकेला की नाक से खून बहने लगता है। वह बाथरूम की ओर भागता है, लेकिन वहां उसके पुराने दुश्मन उसे धमकाते हैं और उसके पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। इन घटनाओं से थककर वह घर लौट आता है। घर लौटने के बाद वह एक दुकानदार से एक पोशाक खरीदता है, जो दावा करता है कि यह एक चीनी सुपर हीरो का सूट है। माइकेला को यह पोशाक पसंद नहीं आती, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए वह इसे खरीद लेता है। जब उसकी माँ जियोवाना घर लौटती है और उसे पोशाक में देखती है, तो माइकेला कहता है कि वह पार्टी में नहीं जाएगा क्योंकि वह खुद को बेवकूफ लग रहा है। उसकी माँ उसे समझाती है कि वह अच्छा लग रहा है और उसे पार्टी में जाने के लिए प्रेरित करती है। पार्टी में माइकेला मजे करता है और स्टेला से बात करने की हिम्मत जुटाता है, लेकिन तभी उसके दुश्मन स्टेला का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वह सड़क पर चल रही है। वे दावा करते हैं कि यह वीडियो माइकेला के फोन से मिला है, जिससे ऐसा लगता है कि वह स्टेला का पीछा कर रहा था। यह देखकर माइकेला शर्मिंदा हो जाता है और बाथरूम में भागता है, जहां वह खुद को अंदर बंद कर लेता है। उसके सहपाठी बाहर से दरवाजा पीटते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। माइकेला निराश हो जाता है और चाहता है कि वह अदृश्य हो जाए। तभी बत्ती बंद हो जाती है और अगले दृश्य में हम उसे बाथरूम की खिड़की से बाहर कूदते हुए देखते हैं। वह घर लौट आता है। अगली सुबह माइकेला अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज से जागता है, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता। वह बाथरूम में जाकर दांत साफ करता है। जब वह आईने में देखता है तो वह हैरान रह जाता है कि उसका शरीर अदृश्य हो गया है, बस उसका लबादा दिखाई दे रहा है। वह तुरंत बाथरूम से बाहर भागता है और अपने कपड़े उतार देता है। जब उसकी माँ अंदर आती है तो वह उसे देख नहीं पाती, जिससे माइकेला को यह एहसास होता है कि वह सच में अदृश्य हो गया है। माइकेला जल्दी से एक नोट लिखता है कि वह स्कूल के लिए निकल चुका है और इसे बिस्तर पर रख देता है। उसकी माँ नोट पढ़ती है और इसे सामान्य समझकर मामले को छोड़ देती है। इसके बाद जियोवाना उसे फोन करती है। माइकेला अदृश्य होते हुए भी फोन उठाता है और अपनी माँ को बताता है कि वह ठीक है। फिर वह अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की योजना बनाता है। माइकेला अपने कपड़े उतारता है और अदृश्य होकर स्कूल जाता है। स्कूल में क्लास के दौरान माइकेला अपने दुश्मन की पेंटबॉल गन उठाता है और शिक्षक पर इसका इस्तेमाल करता है, जिससे शिक्षक उसे निलंबित कर देता है। बाद में माइकेला लड़कियों के चेंजिंग रूम में भी जाता है, जहां वह उन्हें कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही एक तौलिया उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका सिलहूट नजर आने लगता है। इसी समय उसकी अदृश्यता की शक्तियां कमजोर होने लगती हैं और वह फिर से दिखाई देने लगता है। लड़कियां चीख पड़ती हैं जब वे उसे नंगा देखते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में मनोचिकित्सक बेसिली लापता बच्चों की जांच में जियोवाना के साथ काम कर रही थी। जियोवाना का मानना था कि बच्चों का अपहरण हुआ है, लेकिन बेसिली का तर्क था कि वे सिर्फ उम्र के कारण विद्रोही हो रहे हैं, जो सामान्य है। जियोवाना जब घर लौटी तो माइकेला अब भी अदृश्य था। वह फोन पर किसी से बात कर रही थी और इसी दौरान यह खुलासा हुआ कि माइकेला को गोद लिया गया है। यह सुनकर माइकेला हैरान और आहत हो गया। वह घर से बाहर निकलकर पास के झूले पर जाकर बैठ गया। झूलते समय स्टेला वहां आई और उसे देखकर उसे भूत समझने लगी, लेकिन वह डरने के बजाय उसे दोस्ती करने की इच्छा जताती है। माइकेला ने रेत पर मुस्कुराते हुए चेहरे का चित्र बनाया, जिससे दोनों के बीच संवाद शुरू हुआ। उन्होंने फिर से मिलने का फैसला किया। स्टेला के जाने के बाद माइकेला ने एक आदमी को अपनी ओर घूरते हुए देखा, जो उसे देख सकता था, भले ही वह अदृश्य था। रात में माइकेला स्टेला के घर गया। स्टेला अपने अदृश्य दोस्त को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने एक दूसरे को चूमा, लेकिन उसी समय माइकेला की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देख पाती, वह वहां से भाग गया। बाद में स्टेला अपनी जिम्नास्टिक क्लास में अकेली थी। तभी अचानक एक सुई उसकी पीठ पर लगी और वह बेहोश हो गई। दूसरी तरफ माइकेला ने फैसला किया कि वह स्टेला को अपने अदृश्य होने के बारे में बताएगा। वह अपने कुत्ते के साथ उसकी जिम्नास्टिक क्लास में गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक नकाब पोश आदमी स्टेला को लेकर जा रहा था। माइकेला ने उस पर हमला किया और उसका कुत्ता उस आदमी का हाथ काट लेता है। हालांकि वह आदमी स्टेला को लेकर भागने में सफल हो गया। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उन्हें लगा कि लापता बच्चे भाग नहीं रहे थे, बल्कि उनका अपहरण हुआ था। स्टेला एक अजीब जगह पर जागी, जहां उसके सिर पर तार बंधे हुए थे। वहीं मनोचिकित्सक बेसिली मौजूद था, जो उससे सवाल कर रहा था।
तभी पता चला कि बच्चों का अपहरण वही कर रहा था। उन्होंने स्टेला पर कुछ परीक्षण किए और उसे एक कोठरी में भेज दिया, जहां उसके 2 दोस्त पहले से ही थे जो पहले लापता हो गए थे। अगले दिन माइकेला पास के समुद्र तट पर अकेला बैठा था। तभी पिछले दिन का वही अंधा आदमी उसके सामने आ गया। उसने माइकेला के सारे सवालों के जवाब दिए, इससे पहले कि माइकेला कुछ पूछ भी पाता। ऐसा लगा मानो वह उसके मन की बात पढ़ सकता था। जब माइकेला ने उससे पूछा कि वह कौन है, तो उसने बताया कि उसका नाम एंड्रेस है और वह माइकेला का पिता है। माइकेला ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे झूठा कह दिया। एंड्रेस ने फिर अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि वह रूस के एक छोटे से शहर का साधारण आदमी हुआ करता था, जब एक दिन एक भयंकर परमाणु विस्फोट हुआ जिसने शहर को हिलाकर रख दिया। उस विस्फोट के विकिरण से कई लोग मारे गए और बचे हुए लोगों के डीएनए में स्थायी परिवर्तन हो गया। इससे उनमें अनोखी महाशक्तियां विकसित हो गईं, जैसे उड़ने की क्षमता, टेलीपैथी और अदृश्य होने की शक्ति। इन लोगों को स्पेशल कहा जाता था और उन्हें एक सैन्य संगठन डिवीजन में भर्ती कर लिया गया। एंड्रेस और उसकी पत्नी ने माइकेला को जन्म दिया, जो पहला स्पेशल बच्चा था। लेकिन जैसे ही वह पैदा हुआ, डिवीजन ने उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। इसलिए उसके माता पिता उसे लेकर भाग गए। हालांकि वे भागने में सफल रहे, लेकिन डिवीजन उनके पीछे पड़ी रही। अगले दिन माइकेला एक कमरे में भागता है और कपड़े उतारकर अदृश्य हो जाता है। बेसिली उसका पीछा करता है, लेकिन माइकेला बच निकलता है। सड़कों पर वह अपने साथी इवान को बाइक पर देखता है। माइकेला जल्दी से उसके पीछे बैठता है और भागने को कहता है। सुरक्षित जगह पहुंचने पर वह इवान को अपने सहपाठी के अपहरण की जानकारी देता है। दूसरी ओर स्टेला और उसके दोस्त छत के वेंटिलेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। स्टेला सफल होकर एक टावर तक पहुंचती है और लाइट से आसमान में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाकर माइकेला को इशारा करती है। माइकेला और इवान लाइट का पीछा करते हैं, लेकिन स्टेला गार्ड द्वारा पकड़ ली जाती है। इवान अपनी पेंट बॉल गन से विद्युत खराबी पैदा करता है और माइकेला अदृश्य होकर अंदर जाता है। वह देखता है कि बेसिली, जियोवाना और एंड्रेस उसकी तलाश में हैं। माइकेला गार्ड को हराकर स्टेला और बाकी लोगों को बचा लेता है। फिर स्टेला एक बूढ़े आदमी को बचाने की जिद करती है, लेकिन वह आदमी दरअसल खलनायक होता है। वह स्टेला को माइकेला पर बंदूक तानने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसके पास दिमाग नियंत्रित करने की शक्ति है। वह दोनों को पनडुब्बी में डालकर समुद्र में ले जाता है। इस बीच एंड्रेस और जियोवाना इमारत से अपहृत बच्चों और बेसिली को बचा लेते हैं, जो एक विस्फोट से पहले होती है। एंड्रेस महसूस करता है कि बेसिली किसी के नियंत्रण में था पनडुब्बी में। माइकेला को अपनी टेलीकिनेसिस शक्तियों का पता चलता है। वह उस आदमी को मारकर स्टेला और खुद को बचा लेता है। किनारे पर लौटने के बाद माइकेला सबके सामने अदृश्य हो जाता है। एंड्रेस उसे सभी की यादें मिटाने को कहता है, ताकि डिवीजन उन्हें फिर से न ढूंढे। रूस में माइकेला की मां जीवित पाई जाती है और अब डिवीजन की प्रमुख है। गार्ड उसे बताता है कि उन्होंने उसकी जुड़वां बहन नताशा को ढूंढ लिया है, जो अगली कहानी का संकेत है।